चलिए देखते हैं आज की जो टॉपिक हमारी है वो टॉपिक है आपका राष्ट्रपति, है ना। प्रेसिडेंट वाले चैप्टर्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और इसमें अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, खास करके यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में, और साथ ही साथ बीपीएससी, आपका झारखंड पीसीएस, आपका मध्य प्रदेश पीसीएस, जो भी सवाल पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट सेक्शन भी है, क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रपति को लेकर के सवाल आपको आईएएस के एग्जाम्स में भी काफी देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि दूसरे सेशंस में हम लोग देखते आए, थोड़ा सा इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग कोशिश करेंगे देखने का, उसके बाद सारे प्रश्नों को चेक करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ध्यान क्या रखना है, पहला कीवर्ड यह याद रखिएगा, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपका भारत का प्रथम नागरिक होता है। पहला तो एक स्टेटमेंट आपको यहाँ से मिल रहा है, प्रथम नागरिक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से क्या संबंधित है, तो आपको याद रखिएगा आर्टिकल 52। ठीक है, आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, है ना। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह बात कहाँ से पता चलता है हमें, वो पता चलता है आर्टिकल 52 के तहत, ठीक है। दूसरा कहता है कि आर्टिकल जो 53 है ना, आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 जो है, आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कल के डेट में आप आईएएस बनते हैं तो जो भी आपके पास जो पेपर्स आएंगे वो किसके नाम से हो, राष्ट्रपति के नाम से होगा। क्लियर। आप राज्यों में देखते हैं राज्यपाल के नाम से आता है। इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या, ध्यान रखिएगा, स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा वो करेगा। दूसरा आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 54, आर्टिकल नंबर 54। आर्टिकल 54 क्या कहता है, कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। साथ ही साथ इसमें कहा गया कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है ना, संसद के दोनों सदनों, दोनों सदन का मतलब है राज्यसभा एवं लोकसभा के राष्ट्र निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ राज्य विधानसभा, ध्यान रखिएगा, राज्य स्टेट लेजिस्लेटिव के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। एक ध्यान रखिएगा कि 17वां संविधान संशोधन जो है, 17th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके अनुसार जो 1992 में हुआ था, कहा गया कि दिल्ली और पुडुचेरी, कहा, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल नहीं किया गया, अभी शामिल नहीं किया गया अकॉर्डिंग टू द दिस कंटेंट, ठीक है। हालांकि कहा गया कि जो जम्मू राज्य के रूप में उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल थे। और ये यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य, ठीक है, एवं विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। मनोनीत सदस्य आप देखते हैं कि लोग राज्यसभा में जो 12 मेंबर्स को मनोनीत कर किया जाता है, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे राष्ट्रपति के। आर्टिकल 55 क्लाउज 3, है ना, कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार, यानी कि एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। ये नहीं कि किसी को दिखा कर, गुप्त मतदान होगा। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों को जांच एवं फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न होती है, कोई कंप्लेन होती है, तो कहाँ जाएगा, उच्चतम न्यायालय में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में, और उसका फैसला अंतिम फैसला होता है। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। ध्यान रखिएगा इस बात को भी, कि राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। क्लियर। अनुच्छेद 58 आर्टिकल 58 कहता है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उसकी जो अर्हता है, जो एलिजिबिलिटी है ना, अब भाई आप यूपीएससी के एग्जाम देते हो और यूपीपीसीएस के एग्जाम देते हो, तो आपकी भी एलिजिबिलिटी है, आप एक सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए, आपके एज होनी चाहिए, है ना। मिनिमम एज कितना है, मैक्सिमम एज आपके डिफाइन है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एज डिफाइन है, क्या डिफाइन है, कि भारत का वो पहला तो नागरिक हो, दूसरा
35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका। यदि आप 35 साल कर चुके हैं तो आप में क्वालिटी है कि आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, है ना। और साथ में कहा गया ये भी कंडीशन कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो योग्यता है वो भी इसके पास बताई गई है इसमें। क्लियर। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम कितने प्रस्तावक चाहिए? 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 अनुमोदक चाहिए। क्लियर है। ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है, ठीक है। ये पुराना लिस्ट है क्योंकि ये रामनाथ कोविंद है, और अभी आप एक और ऐड कर लीजिए, द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि ये जो क्वेश्चन का सेट है वो अब 2022 वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के पास भी 22 ही होगा। क्लियर। लेकिन ध्यान इसके लिए इस बात का टेंशन नहीं लेना है। हम यहाँ पे 23 में भी जो नए क्वेश्चन होंगे वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्लियर है। उसके लिए परेशान नहीं होंगे। ध्यान यह रखना कि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? कभी कभी किसी पर्टिकुलर राष्ट्रपति को लेकर के क्वेश्चन ही पूछ देते हैं कि कौन 2 बार बने, कौन एक बार बने, ये कंसेप्ट हो जाता है। कार्यवाहक, मान लो इसमें से ऑप्शन इस तरह से भी क्वेश्चन दे दे कि 4 राष्ट्रपति का नाम दे दे और बोले कि इसमें से बताइए कौन कौन से कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, है ना। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति यदि आपको बोल दिया इसमें से बताइए, तो आप ध्यान में रखेंगे कौन कौन है। वारागिरी वेंकटगिरी कार्यवाहक है। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये भी कार्यवाहक थे। बीडी जत्ती कार्यवाहक थे। क्लियर। देख रहे हैं आपको 3 तो आपको मिल गया। 3 नाम याद रखिएगा, क्योंकि देखो पूरा फैक्ट नहीं पूछेगा, कुछ ऐसा यूनिकनेस होगा जो स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछ लेते हैं। क्लियर। चलिए, कहता है किसी क्वेश्चन को कि 50 तो प्रस्तावक थे ही, साथ 50 अनुमोदक होने चाहिए। और ध्यान रखिएगा एक कीवर्ड और है यहाँ पे, तो मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी दिखे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जमानत की राशि के रूप में आपको 15,000 रुपये जमा करना। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 1/6 भाग पाने में असमर्थ है ना, तो क्या होगा? उसकी जो जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाएगी। ठीक। अनुच्छेद 56 कहता है, 56 नंबर आर्टिकल 56 में क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति की पदावधि यानी कि पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक का उल्लेख है। अनुच्छेद 56 क्लाउज 1 सब क्लाउज क के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि राष्ट्रपति अपना त्याग किसके संबोधित करके देगा? तो प्रधानमंत्री को नहीं देगा, लोकसभा के अध्यक्ष को नहीं देगा, किसको देगा? वो देगा उपराष्ट्रपति को संबोधन करके। क्लियर है। चलिए, उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। यदि राष्ट्रपति खुदा न खास्ते भी मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू जी कहें कि नहीं भाई हम तो इस्तीफा देंगे, तो भैया वो इस्तीफा देंगे तो किनको देंगे? ठीक है, जाखड़ साहब को, धनखड़, ठीक है। और वो क्या करेंगे? ओम बिरला को, जो आपके लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनको तुरंत उनको इन्फॉर्म करेंगे। एक बात किसमें है? अनुच्छेद 56 क्लाउज 2 में। आगे कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति को पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। यदि राष्ट्रपति दोबारा चुने जाते हैं तो उसकी पात्रता का निर्धारण करने के लिए आपके पास कौन सा है संविधान आर्टिकल? आर्टिकल 57। 3 पॉइंट को आप याद रखेंगे। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन से जनसंख्या से तात्पर्य वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित जनगणना से, यदि पूछ दिया जाएगा किस जनगणना के आधार पे है, तो 1971 की जनगणना के आधार पे। ठीक है। फिर उसके बाद 84वें संविधान संशोधन जो 2001 में हुआ था, उसे 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक निर्धारित किया गया, मतलब 2026 तक वो निर्धारित है। अनुच्छेद कहता है कि 59 क्लाउज 1 के अनुसार यदि संसद के किसी सदन यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, ध्यान रखिएगा, संसद के किसी सदन का मतलब चाहे वो लोकसभा की बात कर ले, चाहे वो राज्यसभा की बात कर ले, और साथ ही साथ राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का
कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा उसे उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया जाएगा, वो खाली हो जाएगा। क्लियर। अनुच्छेद 60, आर्टिकल 60 क्या कहता है? कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप वर्णित है। राष्ट्रपति क्या शपथ लेंगे, उसका जो स्टेटमेंट है वो कहाँ पे वर्णित मिलेगा, उसकी बात करी गई है आर्टिकल 60 यानी कि आर्टिकल 60 में, अनुच्छेद 60 में इसकी बात की गई है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के सबसे जो ज्येष्ठतम वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे वो दिलाएंगे। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन लगभग कितना है? 5 लाख रुपए प्रति माह है। देखो ये सब यूपीएससी तो नहीं पूछेगी, लेकिन हो सकता है कि स्टेट पीसीएस वगैरह में ये क्वेश्चंस आ जाए। तो राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पे क्या होता है? भारित होता है, निधि से दिया जाता है। और अनुच्छेद 56 क्लाउज 1 सब क्लाउज ख के अनुसार राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो क्या होना चाहिए? संविधान के अतिक्रमण। ठीक है, किसमें बात की गई है? आर्टिकल 56 क्लाउज 1 सब क्लाउज ख में। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया का उल्लेख है। चलाए ने कैसे चलाया जाएगा वो है बात कर रहा है अनुच्छेद 56 क्लाउज 1 में। मतलब कि 56 क्लाउज 1 सब क्लाउज ख में कहा गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा, लेकिन किस आधार पे वो चलाया जाएगा कि उन्होंने संविधान का अतिक्रमण कर दिया। लेकिन उसकी जो प्रक्रिया होगी, उसका जो प्रोसेस होगा, उसकी बात आर्टिकल 61 में कहा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 61 क्लाउज 2 के अनुसार कहा गया कि महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्थापना किसी ऐसे संकल्प से अंतर्दिष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन ऐसी लिखित सूचना को दिए जाने के पश्चात प्रस्तापित किया गया। मतलब कम से कम 14 दिन का समय आपको देना होगा। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। मतलब जो आप लेकर के आ रहे हैं उन पर महाभियोग के लिए, उस पर जो सदस्यों की जो सिग्नेचर होगी कितनी होगी? कुल सदस्य संख्या का 1/4, कम से कम 2/3 बहुमत, साइड होगा 1/4 से, और साइन जो होगा, पास जो होगा वो होगा कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा। यानी फिर से मैं बोल दे रहा हूं, कह रहा है कि जब उनके लिए महाभियोग के लिए प्रस्ताव लेके आएंगे तो उस पर साइन कितने होंगे? तो कम से कम सदस्य, कुल सदस्य संख्या का 1/4, 1/4। और उसको पास कैसे करना है? पास करने के लिए कह रहा है कि उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत, ठीक है, 2/3, 2/3 बहुमत द्वारा संकल्प पारित होना चाहिए। अनुच्छेद 62 क्लाउज 2 के अनुसार यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण या पद त्याग के कारण या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले, मतलब 6 महीने खत्म होने से पहले कर लिया जाना चाहिए। क्लियर है? इस बात को याद रखिएगा। दूसरा कहता है कि यदि मान लो मृत्यु हो गया या त्याग पत्र दे दिया उन्होंने या आप हटा दिए उनको, तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति कब संभालेंगे? यदि उन्होंने त्याग पत्र दे दिया हो या उनकी मृत्यु हो गई हो या उनको हटा दिया गया हो। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है, अरे भैया ऐसा भी ना हो सकता है कि द्रौपदी मुर्मू जी त्याग पत्र दे दें या द्रौपदी मुर्मू जी कहें कि भैया अब हम रिजाइन दे देते हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति जी गए हैं स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए, है ना, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में कहता है कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या मान लो भी नहीं है तो उनके न रहने पर वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करेगा। क्लियर है? तो या तो राष्ट्रपति के नहीं रहे तो उपराष्ट्रपति नहीं रहे तो आपके जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो होंगे। और मान लो किसी कारण से वो भी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं चंद्रचूड़ साहब,
तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वरिष्ठतम जो जज होंगे, न्यायाधीश होंगे, वो सब राष्ट्रपति के कार्य को संपादित करेंगे। अनुच्छेद 77 कहता है कि भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका का जो कृत है, जो कार्य है, राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 78, आर्टिकल 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए, ठीक है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य को वर्णित करता है। यदि राष्ट्रपति कुछ इंफॉर्मेशन मांगना चाहे या राष्ट्रपति को कोई इंफॉर्मेशन देना है तो कौन देगा, वो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। और वो बात किसमें की गई है, आर्टिकल 78। क्लियर। अब कहता है कि अनुच्छेद 86 में संसद के सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार वर्णित है। आर्टिकल 87 क्लाउज 1 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है। अब देखते हो ना कि आजकल बड़ा बवाल होता है कि राष्ट्रपति का ध्यान धन्यवाद प्रस्ताव आता है तो उस पर कहते हैं लोग, खूब हल्ला खूब होता है। एक्चुअली ये कहा जाता है कि जो राष्ट्रपति जो अभिभाषण करते हैं सत्र के प्रथम में, तो उसमें जो सरकार की जो एक विजन होती है, विजन डॉक्यूमेंट्स टाइप का, वो रखा जाता है। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति को कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन बुला सकता है। ठीक है। और अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रावधान यह है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक सकता है। ऐसा नहीं कि आप जो भी बिल पास कर देंगे तो वो पास ही करेगा, वो देखेंगे आगे कंडीशन आएगा कि किस केस में रख सकता है, किस केस में नहीं रखेगा, क्या करेगा, कौन कौन से पावर है, वो हमने पहले भी देखा था। तो कहने का मतलब है कि यदि देने की बात करने, स्वीकृति देने का, स्वीकृति रोकने की बात है, या धन विधेयक अथवा कुछ ऐसे विधेयक, खास करके धन विधेयक के अलावा पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा सकेगा। और इसकी बात कब किसमें की गई है, इसकी बात की गई है आर्टिकल 111 में। उसके बाद कहता है कि यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधित, संहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के समक्ष पुनः यदि प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उसको स्वीकृति नहीं रोकेगा। क्लियर है। राष्ट्रपति को धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। तो ध्यान रखिएगा कि धन विधेयक को नहीं कहेंगे कि रिकंसिडर करो भाई, धन विधेयक को रिकंसिडर के लिए नहीं कहेगा। क्लियर है। तो बस कहता है कि धन विधेयक सदन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत कर, भैया तुमसे पहले अनुमति ले ले और फिर तुम अनुमति अब जब दे दिए तब तुम रखा गया ना विधेयक, फिर कहोगे कि नहीं नहीं फिर से इसको देखो, ऐसा नहीं। क्लियर। अनुच्छेद 123 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। आपने मेंस में पढ़ा होगा ना कि जो राज्य सरकार थी, जो केंद्र की सरकार है, मान लो अध्यादेश के माध्यम से, या राज्य सरकार है जो राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश के माध्यम से कोई कानून बना के ले रही है, तो ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। क्योंकि जब चर्चा होती है, डिस्कशन होता है, तो उसमें कुछ आउटकम्स निकल के आते हैं। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, क्षमा दान की शक्ति दे सकते, वो क्षमा कर सकते हैं। तो कब है, आर्टिकल 72 के तहत। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है। मान लो कुछ मैटर में यदि राष्ट्रपति को लगता है कि परामर्श लेना है तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकती है, लेकिन वो आर्टिकल कौन सा है, 143। आर्टिकल 53 क्लाउज 2 के तहत भारत का राष्ट्रपति तीनों सेना, चाहे आपका थल सेना हो, चाहे आपकी वायुसेना हो और चाहे आपकी नौसेना हो, उसका प्रधान सेनापति होता है, चीफ कमांडर। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। ध्यान रखना, प्रतिनिधित्व करना, नेतृत्व करना। प्रतिनिधित्व तो करता है राष्ट्रपति राष्ट्र का, लेकिन क्या करेगा, नेतृत्व नहीं करता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार आपके राष्ट्रपति के पास है।
तो ये तो था मोटा मोटी जो राष्ट्रपति में आपको ध्यान में रखना है। लेकिन क्वेश्चंस जब देखोगे आप इस चैप्टर्स के अंदर में, तो क्वेश्चंस काफी अंडरस्टैंडिंग वाले भी क्वेश्चंस इसमें पूछे गए, ऐसा नहीं है ना। इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस भी आपके साथ रखे हैं। तो चलिए अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। थोड़ा हम कलम कलम का रंग चेंज कर दें, थोड़ा नीला नीला आकाश, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन अब ध्यान से पढ़ना। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है, बिल्कुल सही बात है भाई, वो तो हमारे भारत के राष्ट्रपति ही होंगे। क्लियर है। चलिए क्यों, क्योंकि देखो गणतंत्र जो कीवर्ड है, पर जब आप रिपब्लिक की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है वो वंशानुगत नहीं है, राजा का बेटा राजा वाला नहीं कंसेप्ट है ना, और वो चुना हुआ है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, हमारे यहाँ चुना हुआ है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और कथन कहता है पहला कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। और दूसरा उसका कारण कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। अब आपको बताना है कि दोनों क्या सही है क्या गलत है, क्या एक दूसरे के व्याख्या करते हैं। देखो इसमें से पहला तो सही है। क्यों सही है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से तो भिन्न है ना, वहां तो वंशानुगत, हमारे यहाँ वंशानुगत नहीं है। दूसरा जो स्टेटमेंट कह रहा है, ये रीजन जो दे रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, भाई ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, जबकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक है, इसलिए दोनों भिन्न है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये सही है, परंतु आर आपका गलत है। ठीक है, तो आंसर सी इज अ राइट आंसर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, इसमें भी कथन है, कहता है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है, कारण कह रहा है रीजन कि राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं। देखो भाई हमारा संविधान लिखने वाले ना बड़े होशियार थे, ठीक है, वकील भी थे लोग, दूसरा फ्रीडम फाइटर थे, आंदोलन से आए थे। इन्होंने किसी को भी अनलिमिटेड पावर नहीं दिया, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, और चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट उठा कर देखो, किसी को भी इन्होंने अल्टीमेट पावर नहीं दिया। वो बहुत होशियार थे। क्लियर। तो देखो राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का मुखिया तो भारत का राष्ट्रपति होता है, ये तो बात सही है। दूसरा जिस कारण दे रहा है कि राष्ट्रपति की शक्ति को कोई सीमा नहीं, ऐसा नहीं है, सीमा है। क्लियर। इसीलिए ए इज द राइट आंसर। ए तो सही है लेकिन आर उसके गलत है। क्लियर। देखो अनुच्छेद जो 53 है ना, उसके तहत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन जो कार्यपालिका का मुखिया वो राष्ट्रपति तो होगा, लेकिन 74 जो आर्टिकल 74 क्लास 1 के तहत राष्ट्रपति अपने कृतियों का प्रयोग यह मंत्री परिषद की सलाह पर करता है, और जो कैबिनेट होगी उसके सलाह पे होगी। और कैबिनेट में होती कौन, जो सत्ताधारी सा दल है उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, तो कैबिनेट के सलाह पे करेगी। इसीलिए ये क्या हो गया, आर हो गया, रीजन गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, अपने शक्तियों का प्रयोग जो उनका पावर है उनके कैसे करते हैं, सीधे करते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। यानी कि आंसर इज ए इज अ राइट आंसर। ठीक है। किस आर्टिकल में है, तो देखो संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी राष्ट्रपति में, और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। वो बात करता है आर्टिकल आर्टिकल 53 क्लाउज, परंतु हिंदी में बोलते हैं इसको परंतु। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी पढ़ाया था, बोला था ये हो गया परंतु का, बाद में रहेगा तो सब परंतु, मतलब क्लाउज, इसको क्लाउज बोलेंगे, इसको उसके बाद कोई दूसरा रहेगा तो सब क्लाउज। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहता है कि भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है ना, कौन हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। क्लियर है। कौन होगा आपका आपका
राष्ट्रपति। क्लियर, इस चीज को आपको ध्यान रखनी है। आंसर इज अ राइट आंसर। क्लियर। कहता है कि अनुच्छेद आर्टिकल 53 क्लास 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ में कार्यपालिका का अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति होता है। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अभी देखा, एक्सप्लेनेशन में ही आपने देख लिया, तो क्या हो, कौन सा हो जाएगा? सी इज अ राइट आंसर। 53 आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित है। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है। क्लियर है, आगे चले, राष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आप देख सकते हो किसमें निहित है। ए इज ए आंसर, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति में निहित है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कहता है कथन कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। रीजन कह रहा है कि कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित नहीं है। ध्यान रखिएगा कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं, लेकिन आर जो है, रीजन जो है, वो सही स्पष्टीकरण ये का नहीं है, इसलिए आंसर इज अ बी इज अ राइट आंसर। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप देखोगे इसमें भी कथन है। कथन कह रहा है कि रक्षा बल है ना, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उसका सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है। रीजन दे रहा है कि प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। अब एक बात बताओ, हमने कहा था ना कि स्वतंत्र नहीं है, सबकी शक्तियां स्वतंत्र नहीं कर रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं को अच्छे से पता था। इन्होंने कहा कि पहला तो बात सही है कि सर्वोच्च अच्छा बल है, उसके सर्वोच्च कमांडर है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट ये दे रहे हैं ये गलत है। रीजन जो है वो गलत है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 53 क्लाउज 2 के अधीन संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश यानी सुप्रीम कमांड जो है राष्ट्रपति में नहीं थे, लेकिन इसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होने की बात कही गई। यानी आपका ए तो सही है, आर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। कह रहा है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह युक्ति अभी हमने जो एक्सप्लेनेशन देखा था थ्योरी वाले, उसमें हमने देखा था ये राष्ट्रपति के बारे में ये स्टेटमेंट कहा जा रहा है। आंसर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? बिल्कुल सही है, अप्रत्यक्ष मतदान है ना। सिर्फ राज्यसभा के सदस्य तो होता नहीं, सिर्फ लोकसभा के सदस्य तो होता नहीं है। तो आपका एक बी सी गलत है, डी इज राइट आंसर। ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? देखिए ये जो डिस्कशन है ना, ये मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग वाले में ही बता दिया था, पूरी डिटेल हमने आपके साथ कर रखी है। ठीक है, चलो देख ले क्या, चलो देख लेते हैं एक बार। देखो अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यानी जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रत्यक्ष भाग नहीं लेता, आप अपने एमपीज को चुनते हैं, आप अपने एमएलए को चुनते हैं, और ये सब मिलकर के किसको चुनते हैं? राष्ट्रपति को चुनते हैं। इसीलिए यह निर्वाचन कैसा है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। ठीक है। रीजन दे रहा है कि एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनती है। ठीक है, ये तो दोनों बातें सही हैं, यानी ए भी सही है, आर भी सही है, और सही स्पष्टीकरण है। सी इज अ राइट आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, बहुत ही आसान, लेकिन यहाँ पे आंसर में जोल जाल है। कैसे है वो देखो। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, दूसरा कह रहा है एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा, तीसरा कह रहा है अनुपातिक
मत प्रणाली द्वारा, ठीक है। और चौथा करा खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो भाई एक बात, और डी तो ऐसे ही गलत हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पे आंसर दोनों है, बी और सी दोनों है। और इसीलिए देखते हो कि ये 1996 में बीपीएससी था, और अभी का बीपीएससी था ना, तो इसमें एक ऑप्शन लगा देता ई। लो, अब नहीं कर सकते कि बीपीएससी ने आंसर्स गलत दिए हैं। क्लियर है? क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए, हम कलम का कलर चेंज कर देते हैं। देखो, संविधान के अनुच्छेद 55 क्लाउज 3 के तहत भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होती है। ठीक है, ऐसे मत गुप्त दान होता है ना। और ये क्या कह दिया, और ये कह रहा है कि नहीं भैया खुला बैलेट से नहीं। क्लियर है? तो बी और सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। पहला कह रहा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा कहता है राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तीसरा कहता है सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और चौथा कह रहा है दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब मुझे बताइए, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित, ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना भाई, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, दो काट दोगे तो दो इसमें भी कट गया, इसमें भी कट गया, लेकिन चौथा तो सही है, यानी डी इज अ राइट आंसर। डी इज योर राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान के 70 ठीक है 70 संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लेने का अधिकार दिया गया था या दिया गया है, वे कौन से हैं? दिल्ली और पुडुचेरी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं? ठीक है, कौन सम्मिलित नहीं है? अब बताओ, लोकसभा के सदस्य तो होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, राज्यों के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं होते। ठीक है ना। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं सोचने के लिए, ठीक है, सोचिए, देखना कि कौन कौन से ऐसे राज्य है जहां पे भी दोनों सदन है। यदि आप यूपी से होंगे तो पता ही होगा, यूपी तो है, बिहार भी है, बाकी राज्य ढूंढिएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? वो आपको फिर वही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2022 में दिया गया है। अब एक बात बताओ, इसमें से कौन कौन से होंगे? ये आंसर आपको लगता है कि गलत नहीं है? क्योंकि देखो, दोनों संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य कह रहा है, और दूसरा राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, और कह रहा है कि सभी राज्यपाल और उपराज्यपाल। ठीक है, भैया इसको कर लो स्टार मार्क, इसमें से कोई भी नन ऑफ देम। क्योंकि कैसे करोगे, सभी राज्यपाल और उपराज्यपाल थोड़ी ना पार्टिसिपेट करेगा। तो चौथा तो काट दोगे, तो मान लो चौथा काट भी देते हो तो डी कैंसिल हो जाता है, फिर बचा 1 2 3। अब बताओ, दूसरा तो सही है। अब पहला कह रहा है कि सभी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा के सभी निर्वाचित, संघ राज्य क्षेत्र में तो बहुत सारे होते हैं, तुम किसको किसको ले, पार्ट तो दो ही है, दिल्ली और पुडुचेरी, इसीलिए इसका आंसर स्टार मार्क। क्लियर है? क्लियर आंसर नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखो, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही आसान क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? अब देखो क्वेश्चन किस तरह से रिपीटेशन में जा रहा है, ये तो बना ही लोगे ना भाई। चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। अब क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है ना, कर लेंगे, इतना तो होशियार आप लोग होंगे नहीं। सी इज द राइट आंसर, लोकसभा के चुने सदस्य, राज्यसभा के चुने सदस्य और राज्य विधानसभा के चुने सदस्य। डी तो चौथा तो गलत है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा के सदस्य। ऐसा कैसे हो जाएगा, नहीं, है ना। तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया, केवल
लोकसभा गलत है, ये भी गलत है। डी इज अ राइट आंसर। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, सेम क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस जीआईसी 2017 में। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, है ना, संसद सदस्यों द्वारा। भैया इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नॉट क्लियर। ठीक है, समझ में आ गया। अब इतना तो ध्यान में होगा ही, नहीं है ध्यान में। भाई एक बात बताओ, लोकसभा के जो निर्वाचित होंगे वो आएंगे, राज्य संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा तो निर्वाचित होगा ना भाई। सदस्य में तो सारे आ जाएंगे, तो सारे क्या पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? आर गेटिंग माय पॉइंट, नहीं है, नॉट राइट। बताइए कौन सा होगा। पदस्थ राष्ट्रपति के पदाधिकारी पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, बात तो सही है। राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष, ये भी बात सही है। राष्ट्रपति को उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल का समाप्ति पर वो पद पर बनाना, ये भी बात सही है। निर्वाचक मंडल का पूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया नहीं। डी इज अ नॉट अ राइट। क्लियर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, ध्यान रखना। ये तो आर्टिकल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56। एक चीज यहाँ पर डिस्कस ये करने वाली बात है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले में जो 1976 में केस आया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन को इस आधार पर न तो स्थगित किया जा सकता है और न ही अवैध ठहराया जा सकता है कि किसी राज्य की विधानसभा को भंग कर दिए जाने के कारण निर्वाचक नामावली अधूरी थी। तो होता है ना कि कहीं कहीं पर राष्ट्रपति प्रेसिडेंस रूल लग गया, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आप ये नहीं कर सकते कि भैया हमारे राज्य में तो ये लगा हुआ है, ये तो गलत है, नियमावली पूरी नहीं होगी, तो इस आधार पर आप अवैध नहीं ठहरा सकते। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे भी ध्यान रखना, कह रहा है कि 10 निर्वाचकों द्वारा, 20 निर्वाचकों द्वारा, 5 निर्वाचकों द्वारा, जबकि हमने क्या देखा था कि कम से कम 50 निर्वाचक, वो निर्वाचित सांसद और विधायक हो सकते हैं। इस पर अनुसमर्थन कितने भी चाहिए, 50-50 था ना, कम से कम 50। और पूर्व प्रस्तावकों अनुमोदकों की संख्या पहले थी 1997 से पहले थी, 1997 से पहले 10 थी। अब ये कब की बात है, 2004 की बात है भाई। या तो वो डेट दे देता कि हाँ 1997 से पहले कैसी थी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ये कैलकुलेशन करना है। अच्छा एक काम करना, यदि आप लोगों को टाइम यदि मिले ना, तो थोड़ा सा सिद्धांत एवं व्यवहार, एक बुक आती है, क्लास एनसीईआरटी है, क्लास 11th की। ठीक है, सिद्धांत एवं व्यवहार। थोड़ा टाइम मिले ना, तो उसमें चार पांच चैप्टर्स है, उस चैप्टर्स को एक बार देख लेना। क्योंकि अब क्या है ना कि क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन आए। तो प्रीवियस ईयर तो हम आपको यहाँ पे करा ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरा ये सजेशन है कि यदि टाइम मिले आपको, तो सिद्धांत व्यवहार को पढ़िएगा, हिंदी में आती है, बहुत अच्छी बुक है, छोटे बच्चों के लिए लिखे गए, बच्चे 11th क्लास के बच्चों के लिए लिखी गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक मंडल में फॉर्मूला दिया गया, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है ना। तो कहता है कि विधानसभा के चुनाव में निर्वाचक मंडल में क्या है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत के मूल बराबर, कहता है कि राज्य की जनसंख्या, और भागा दे रहा है राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुना 1000। दूसरा कह रहा है एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल होता है सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की मतों का कुल मान, भागा में दे दिया डिवाइड बाई निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या, और आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे। देखो भाई, अब इस क्वेश्चन का ना क्लियर कट आंसर यहाँ पे देना है तुम्हें, तो क्लियर कट आंसर में हो जाएगा केवल और केवल दो। क्यों होगा केवल और केवल दो, क्योंकि देखो राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उसमें जो फॉर्मूला है विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों के, यहाँ पे आपको डार्क दिख रहा होगा, ठीक है, उसमें आप यहाँ देखेंगे यहाँ 100 लिखा हुआ, 100 लिखा हुआ, ये 1000 है।
क्लियर है? तो पहला तो आपका ऐसे ही कट जा रहा है। क्लियर? और दूसरा देखो, कहता है कि यदि शेष 500 से अधिक है तो मतों की मूल में से एक जोड़ दिया जाता है। ये फॉर्मूला है। क्लियर? और दूसरा जो है, ये 12वें राष्ट्रपति चुनाव जब हुआ था 2017 में, 15वें राष्ट्रपति चुनाव में मतदान मतदाता थे 4,896 मतदाता। तो ये तो बदल गया, क्योंकि ये 2003 का क्वेश्चन है। 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन का कोई रिलेवेंस नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला को एक बार ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। दूसरा, लोकसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। कौन सी बात सही है? देखो, पहला बात तो सही है, क्योंकि हर राज्य का क्या है, जनसंख्या कैसी है, हर राज्य की तो जनसंख्या अलग अलग है। यानी जो राज्य का निकालोगे तो राज्य की जनसंख्या भागा में विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुना 1000। यहाँ पे कितना था? 100 था, इसीलिए मैंने इसको काटा था। ठीक है? अब प्रत्येक राज्य की जनसंख्या, कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या तो अलग अलग है ना भाई। अब तुम्हारे यूपी का देख लो, बिहार का देख लो, वेस्ट बंगाल का देख लो, है ना, तो सबका तो अलग अलग सीट है। एमएलए का मत हर मूल में अलग, हर राज्य में अलग अलग होता है। ठीक है? इसलिए एक सही है। संसद के सदस्य का मत मूल्य जब निकाला जाता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है कि सभी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग, मतलब सभी राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है, सदस्यों के मत का मूल्य का योग डिवाइड बाई संसद के दोनों सदन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से आपको भाग देनी है। ठीक है? इसीलिए ये आपका सही हुआ। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? इसमें से केवल और केवल एक स्टेटमेंट सही होगा। एक किसमें है? ए में, यानी कि ए इज अ राइट आंसर। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। कब? ये आईएएस का क्वेश्चन है। अब एक बात बताओ, हमने अभी डिस्कस भी किया था कि भाई वो यदि राज्य के उच्च मंडल का यदि वो सदस्य है तो, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन, अरे विधान परिषद भाई, विधान परिषद के थोड़े ना जाते हैं, तो विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते हैं। यानी यदि मुख्यमंत्री महोदय चुनाव में हार जाए और विधान परिषद के माध्यम से, आप मेंस में पढ़े होंगे ना, मेंस में आपकी तैयारी कराई गई होगी, आपने पढ़ा होगा कि भैया ये क्या तुकबंदी है, विधान परिषद बनाने की क्या जरूरत है। तो उसके डिमेरिट में ये भी देखा जाता है कि जो लोग चुनाव हार जाते हैं वो विधान परिषद के माध्यम से और राज्यसभा के माध्यम से एंट्री कर जाते हैं, है ना। इसीलिए एक तो ये डिमेरिट बताया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके कुछ बेनिफिट्स भी है। तो यदि मुख्यमंत्री उस सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव मतदान करने का पात्र नहीं होता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा में प्रत्येक निर्वाचन सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल को 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 में ये दे दिया है, क्योंकि 97 में आईएएस के क्वेश्चन पूछा है। अतः जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित की गई? ये हमने आपको डिस्कशन वाले सेशन में भी बताया था। हमने कहा था इसको याद रखना, 1971, कब तक? 2026 तक, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? देखो यहाँ 2026 यहाँ भी लिखा है ना, 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा 2026 तक रखा गया। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? देखो भाई, एज तो 35 साल है, देश का नागरिक हो ये भी, ठीक है, पढ़ा लिखा हो ये आवश्यक नहीं हो सकता है कि वो महानुभाव ना पढ़े लिखे, तो ऐसी कोई बात नहीं रखी गई। याद रखिएगा, बी इज अ पार्ट, तो बी नहीं है।
आवश्यक नहीं है। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 23। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के विषय में पूछ रहा है कि उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी पूरी कर लेनी चाहिए, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। अब बताओ मुझे इसमें से सही पूछा है कि गलत पूछ रहा है? इनमें से सही, सब सारे सही है। तो बताओ कौन सा सही है, कौन सा गलत है? देखो, 35 वाला तो एज वाला तो सही है, ठीक है, एज में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, ठीक है, तो वो तो भाई क्या हो जाएगा, गड़बड़ होगा। क्यों? क्योंकि देखो, लोकसभा राष्ट्रपति का पद भारत का नागरिक होना आवश्यक है, न कि जन्मा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो या क्या कहा कि राष्ट्रपति का पद भारत का नागरिक होना आवश्यक है, न कि भारत का जन्मा नागरिक होना। इसी प्रकार उसे संसद यानी लोकसभा राज्यसभा के सदस्य नहीं, बल्कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। लोअर लोकसभा, लोक सदन की बात कर रहा है ये, ठीक है। और स्टेटमेंट में देखिए क्या दे रहा है, उसे संसद का सदस्य, संसद सिर्फ लोकसभा से थोड़ी ना बनती है। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी इज अ राइट आंसर। आर गेटिंग पॉइंट? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु क्या है परंतु? कहता है उसे निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। बात समझ आ गई? ये था स्टेटमेंट। किसमें है भाई? आर्टिकल अनुच्छेद 59 क्लाउज 1। यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उस सदन में अथवा अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर देगा। ठीक है, यह स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी इसका इसका जो थ्योरी वाले पार्ट में था हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन, ये भी मैंने कहा था कि इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, योग्यता का निर्धारण करता है? 57, आर्टिकल 57। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 33। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उसका विवाद कहां सौंपा जाएगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। कब से रहता है? अपने पद ग्रहण करने के दिन से। ध्यान रखिएगा, निर्वाचन की तारीख से नहीं, पद ग्रहण करने के दिन से। क्यों? निर्वाचन तो पहले हो जाता है, जो पहले वाले राष्ट्रपति होते हैं उनके कार्यकाल के रहते हुए दूसरे राष्ट्रपति को चुन लिया जाता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 35। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, सिंपल सा क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को देगा। बी इज द राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 36। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? सेम क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को। 37। भारत का राष्ट्रपति किसके पद से, उसके पद से हटाया जा सकता है? किसके द्वारा हटाओगे भाई? अरे प्रधानमंत्री चाहेगा तो थोड़ा राष्ट्रपति को हटा देगा, है ना, संसद हटाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का डी। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ये भी हमने आपको कहा था, आर्टिकल 61। आर्टिकल 61। 39 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? 61। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 40। भारत के राष्ट्रपति का को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। किसके माध्यम से हटाओगे? महाभियोग द्वारा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? भैया संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, कोई एक थोड़ी ना है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? आर्टिकल 61। सी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? संसद को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? सब क्या है, सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, डी। 45वां नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन? 14 दिन। वेरी गुड, आप लोग ब्रिलियंट हो गए नहीं? चलिए, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। 46 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग का अधिकरण का भाग नहीं है? राज्य की विधानसभा है। ठीक है, चुनाव में तो पार्टिसिपेट करती, हटाने में इनका योगदान नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, क्या है भाई? कैसी प्रक्रिया? न्यायिक प्रक्रिया है, कार्यपालिका की प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया है, या अर्धन्यायिक प्रक्रिया? अर्धन्यायिक प्रक्रिया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिन के अंदर? 6 माह के अंदर। बी इज राइट आंसर, 6 माह के अंदर। ठीक है, 6 महीने के अंदर आपको क्या करना है? राष्ट्रपति का जो जगह खाली किया गया है उसको आपको फिल कर लेना है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 49, 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। अच्छा, सेम ही क्वेश्चन नहीं, 48 नंबर, 49 नंबर, सॉरी 49 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। क्वेश्चन की भाषा देखिए, सिंपल है भाई, 6 माह के भीतर। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने के समय सीमा की बात यह आपसे कर रहा है। कितने समय सीमा के बाद? अब देखिए कितना होगा, 6 माह। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 51, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पद से हटाना, अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है, उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? बिल्कुल 6 माह तक, क्योंकि 6 माह के अंदर आपको चुन लेना है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। 52, 52 नंबर क्वेश्चन, यदि मृत्यु, त्यागपत्र, सेम क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, कार्यभार कौन संभालेगा भैया? पहले तो कौन संभालेगा? पहले तो उपराष्ट्रपति संभालेंगे ना, उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे तो वरिष्ठतम जज जो होंगे वो होंगे। 53 नंबर क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, ये हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया था, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो भारत के राष्ट्रपति का पद की बात कर रहा है, कौन को देखेगा? फिर वही भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 55, यदि भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय पर बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी धारण करेगा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। सेम क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। कथन कह रहा है कि अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दूसरी बात कह रहा है कि राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर है। एक बात बताओ, संविधान के ऊपर किसको रखोगे? संविधान के ऊपर तो कोई है ही नहीं, है ना? संविधान के ऊपर कोई है? कौन है? जनता। ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो आर्टिकल 52 में कहता है, अनुच्छेद 53 में अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, परंतु संसदीय शासन व्यवस्था के कारण राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। और अनुच्छेद 36 क्लाउज 361 क्लाउज 1 आर्टिकल 361 क्लाउज 1 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके कार्य द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से मुक्ति प्राप्त है। ठीक है, और दूसरा 361 क्लाउज 2 के अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक दांडिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, परंतु क्या आर्टिकल 361 क्लाउज 4 के प्रावधान के तहत उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत के से किए गए कार्यों के संबंध के विरुद्ध
दावा होगी, दीवानी सिविल मुकदमा की सूचना वहां पे कार्यालय को 2 माह के पश्चात चलाया जा सकता है, मतलब उनके कार्यालय को बताने के बाद। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रश्न कथन सही नहीं है। और साथ ही क्या है, राष्ट्रपति पद संविधान के ऊपर नहीं होता, जनता है भाई। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया जाता है। बिल्कुल 44वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है 44वां संविधान संशोधन, इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे। बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति डैश की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, मंत्री परिषद के अनुशंसा पर। क्लियर। 60वां नंबर क्वेश्चन, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा। बहुत बढ़िया, हमने तो देखा ही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। देख रहे हो, क्वेश्चन घुमा फिरा के ही पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति द्वारा। 62, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है, राष्ट्रपति बुला सकता है। 63, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने की सूचना के संबंध में उचित है। भैया राष्ट्रपति का आशय और क्या। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं। अच्छा ध्यान रखना, सही नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं बार बार हर क्लास में बोल ही देता हूं कि देखो जब भी प्रश्न पढ़ो तो ध्यान रखना, हमारा जो माइंड होता है ना, मेंटेलिटी हमारी क्या होती है, सही ढूंढने की। और हो जाता है क्या, धीरे धीरे वो टपका देते हैं, कहते हैं कि भैया आप गलत ढूंढो, और हम सोचते हैं कि हम नया ही ढूंढ ले, तो नया ढूंढ सही ढूंढे, तो सही ढूंढने के चक्कर में गलत ना हो जाए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए, वह है संसद का संगठक संगठक भाग है, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है और सही नहीं है। तो भैया ये कहां से सही हुआ, दोनों सदनों की चर्चा में भाग क्यों लेगा। क्लियर है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 36 क्लाउज 1 के तहत प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र, हमने बोला था ना कि जब अभी देखते हो ना कि जब राष्ट्रपति का या राज्यपाल का अभिभाषण होता है तो धन्यवाद प्रस्ताव लाते हैं, फिर बवाल होता है ना, तो ये लोग आजकल तो यही कर रहे हैं संसद में, है ना, राज्य की विधानसभा में कुर्सियां पटक दे रहे हैं, तोड़ रहे हैं एक दूसरे पे। चलिए क्या कर सकते हैं, है ना। 65 नंबर क्वेश्चन, कथन कहता है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है, पहला बात। कारण दे रहा है क्या, कारण दे रहा है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति का कानून नहीं बनता। भाई दोनों बात सही है, जब हम संसद बोलेंगे ना तो ध्यान रखना, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलेगा तब वो बात होती है। तो संसद में राष्ट्रपति भाग है, और ये भी रीजन भी दे रहा है कि भैया मान लो लोकसभा पास कर दे किसी भी को और राज्यसभा भी पास कर दे, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर न करे तो कानून नहीं बनता है। क्लियर है, इसीलिए ए इज अ राइट आंसर, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, 66 नंबर क्वेश्चन, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। भाई जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देगा तो नियम बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, है ना। तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर, बी राइट है। कौन सा भाई अनुच्छेद है 111, विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वो कौन सा था, वो भारतीय डाक संशोधन विधेयक था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो बिल कह रहा है वीटो शक्ति का प्रयोग, ध्यान रखिएगा कि पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आत्यांतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो यानी स्पष्ट सहमति रोक लेने का प्रयोग किया था, जबकि 1896 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह
ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक को पॉकेट वीटो यानी संसद द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आतांत्रिक वीटो मंत्रिपरिषद का इच्छाधीन होता है। ठीक है, इसलिए पॉकेट वीटो ही स्वेच्छा से किया गया माना गया है। इसलिए तुम्हारा ऑप्शन क्या है, सी इज द राइट आंसर। पॉकेट वीटो भैया हमारे पॉकेट में है, कब देंगे पता नहीं, जब हमारा मन करेगा हम देंगे। तो ये राष्ट्रपति की स्वेच्छा पे चला गया। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? 68 नंबर क्वेश्चन। देखो वही बात है, ज्ञानी जेल सिंह ने किस पे दिया था भाई? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के केस में। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेबी निषेध, अरे जेबी नहीं, गांव में क्या होता है, हमारा जेबिया में पैसा रखा हुआ, नहीं जेबी में पैसा रखा, पॉकेट नहीं बोलते ना हमारे गांव में, तो मतलब ननिहाल में तो जेबी बोलते हैं, जेबी में देखो चॉकलेट होगा, है ना। तो 69 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? 69 का रही, अभी न देखा था 111, यहाँ देखो ना, है ना। डी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 111 आपका 69 का डी हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको एक उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार है? राष्ट्रपति को। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति के स्वविवेकी शक्तियां हैं? देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। स्वविवेकी शक्तियां में पहला तो हो गया विधेयक को आपत्ति सहित वापस भेजना, ठीक है, विधेयक को रोक कर रखना, ठीक है, और संसद को संदेश भेजना। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है, उसके स्वविवेकी है। ठीक है, ई इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 72, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? भैया विधेयकों पर स्वीकृति देने से। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। 72, 73 नंबर क्वेश्चन, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति क्या है? अध्यादेश जारी कर। क्लियर है? चलिए फटाफट, अब तो आसान क्वेश्चन है। 74, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति, कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? फिर सिंपल स्वविवेकी शक्तियां की बात कर रहा है, देख लो कौन कौन सा है। अच्छा ये तीन, ठीक है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति नहीं, वो तो वो नहीं करेंगे ना, ठीक है, वो तो प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन होगा। किसी विधेयक को रोक करके रखना है, ये भी सही है। और क्या होगा भाई? किसी विषय में संबंधित जानकारी प्रधानमंत्री से कहना, ये भी सही। किसी परामर्श प्रबंधी पर पुनर्विचार हेतु करना, ये ठीक है। क्या क्या हो गया? 3 4 7 8, 3 4 7 8, 3 4 3 4 7 8, ये इज अ राइट आंसर। क्लियर? चलिए 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? सहमति दी, ठीक है, अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के। भाई सी इज 1 2 3, अनुच्छेद 123। ठीक है, 76, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? सेम क्वेश्चन है, 123, 1 2 3। 77 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के, सेम है क्वेश्चन, सब ये सारे सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। 78, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? इसमें ध्यान रखिएगा 6 सप्ताह होता है। ठीक है, 79, निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? देखो
वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति तो की जाती है, और संघ राज्य क्षेत्र की मुख्यमंत्री, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री, ठीक है। और दूसरा क्या है, योजना योजना आयोग अब रहा कहा, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्यों, देखो आर्टिकल 280 के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और आर्टिकल 239 सब क्लाउज 5 के तहत संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के सलाह पर करेगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। और योजना आयोग अब क्या हो गया है, नीति आयोग, उसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, ठीक है। निम्न से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, क्लियर है। इसका चुनाव होता है, कहां से होता है भाई, तो अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाता है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है, कहता है कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 160, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, किस चीज का अधिकार नहीं देता है, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है, क्लियर है। कलर चेंज कर देते, नहीं रात के देर 1:15 बजने वाले हैं, नहीं रंग दूसरा ले लेते हैं। आप लोग सोइएगा मत, जब भी वीडियोस देखिएगा, तो कहने का मतलब आप तो दिन में देखेंगे, थोड़ा सा नींद वींद नहीं लेना है, बीच में पानी वानी पीते रहिएगा, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, 84 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, ये भी हमने देखा था, आर्टिकल 143। क्वेश्चन नंबर 85, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नांकित में से कौन सा एक सही नहीं है, ध्यान रखिएगा, सही नहीं पूछा गया, फिर सही नहीं है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का स्वीकार करना चाहिए, नहीं ये नहीं है, ठीक है। देखो संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श लेने की शक्ति है, परंतु उस परामर्श को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, क्लियर। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 को। 86 कहता है कि संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्द सब भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा सी, संसद के सदनों को संदेश भेजना। देखो संसद के सदनों को संदेश भेजना अनुच्छेद 86 क्लाउज 2 के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 72 क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश निर्गत करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, और अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति शब्दशः शक्ति के रूप में उल्लेखन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, क्या अधिकार प्राप्त नहीं है, देखो क्षमादान का तो है, आपातकाल की घोषणा भी, अध्यादेश जारी करने के भी नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को हटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88, राष्ट्रपति को क्षमा आदि की शक्ति ये कैसी शक्ति है, देखो ये न्यायिक शक्ति है, ठीक है। अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि की तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की न्यायिक शक्ति प्राप्त है, क्लियर है। 89 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है, इसमें से क्या क्या सम्मिलित नहीं है, अभी बहुत सारा है, इसका एक बार ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन सा है। देखो नहीं पूछा गया, ध्यान रखना कीवर्ड क्या है, नहीं है, यानी इसको क्या क्या नहीं है ये देखो, क्या क्या नहीं है। अच्छा रोक नहीं है, ठीक है भाई, और निरंतरता नहीं है, बाकी सब है, क्षमा, पर्याय, परिवलंबन है, क्लियर है। आंसर हो जाएगा ई इज अ राइट आंसर। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, विलंबन, विराम या परिहार अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। सेना न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किए मामले में भी शामिल है, तो ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा ई, दोनों नहीं है, कौन कौन सा नहीं है, फिर से एक बार देख लीजिए, निरंतरता और रोक। क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति की प्राप्त है? तो ध्यान रखना, इसमें से औपचारिक और विधिक, और चौथा संवैधानिक और नाम मात्र, ये दोनों प्राप्त है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसके या किनको संसद के पटल पर रखवाएं। अच्छा, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पे स्टार मार्क मान लेना। ठीक है, यहां से क्वेश्चन तुम्हें देखने के लिए मिल सकता है, ऐसे ये आईएएस का क्वेश्चन है। कह रहा है पहला, संघ वित्त आयोग की सिफारिश, ठीक है भाई, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन, नियंत्रण महालेखा परीक्षक का है, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति का आवेदन है। दूसरा नंबर नहीं है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? राष्ट्रपति का नहीं है, कौन सा? वित्तीय बिल, ये हमने डिस्कस ऑलरेडी किया था। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की संवैधानिक अधिकार किसको? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, राष्ट्रपति को है। क्लियर। 94, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन, 95 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? वो भैया हमारे राज्य से थे, वो हमारे बिहार राज्य से थे। नहीं, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसी एक का नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र पूरे भारत के। चलिए, लेकिन राज्य यहाँ पूछ दिया तो ध्यान रखिएगा, बिहार। क्वेश्चन नंबर 96, 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम, ये सब तो आसान आसान क्वेश्चन है, ये तो आप लोग फटाफट कर लेंगे, है ना। बिहार, दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थोड़ा सा वो जो स्टार्टिंग वाला स्ट्रक्चर्स दिखाया तो उसमें देख लीजिएगा, श्री बीबी गिरी थे। ठीक है, श्री बीबी गिरी। 99 नंबर क्वेश्चन, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, सर्वसम्मति से, वो थे भैया एन संजीव रेड्डी। ठीक है, एन संजीव रेड्डी, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी। 100 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, डी इज ऑप्शन। 101, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्न कूट का प्रयोग करते हुए सही का उत्तर चयन कीजिए। अच्छा देखो, अब यहाँ पे इन्होंने कौन सा दे दिया? कार्यकाल का टाइम दे दिया, तो कार्यकाल हमने शुरू में ही देखा था, तो आप वीडियो पीछे कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, मैं अब डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 में, एन संजीव रेड्डी 1977 से, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 और बीबी गिरी 1969 ठीक, 69। अब देख लो कौन सा सही है। सी इज द राइट आंसर, सी सही हो जाएगा। ठीक, देख लो एक बार और देख लो, ए का दो, 1974 आ गया, 1974। ठीक, मिला लीजिएगा। क्लियर। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77, एन संजीव रेड्डी 77 से 82, 82, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 और बीबी गिरी 1969 से 1974। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे हैं? याद रखिएगा, उसमें नाम है नीलम संजीव रेड्डी जी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? वो नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 104 कहता है कि निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, वो है डॉक्टर राधा कृष्णन। इन्हीं के नाम पे आप टीचर्स डे भी मनाते हैं। ठीक है। 105 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे? ट्रेड यूनियन आंदोलन से कौन संबंधित थे? ध्यान रखिएगा, बीबी गिरी, बीबी गिरी ट्रेड यूनियन से थे संबंधित, और चौथे राष्ट्रपति थे और आंदोलन से भी संबंधित थे, और साथ में 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा देते हो? ये तो हमारे फेवरेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। ठीक है, बी। चलिए 107 नंबर, भारत के निम्न
मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ठीक है, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। निम्न में से कौन असंगत है? राजेंद्र प्रसाद, राधा किशन। देखो, राजेंद्र प्रसाद भी राष्ट्रपति थे, राधा किशन भी राष्ट्रपति थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्रधानमंत्री थे। असंगत। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। श्रीमती प्रतिभा पाटिल को पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्या क्रम था? तो ध्यान रखिएगा, 12वां क्रम था। ठीक है, आगे चलें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 110। भारत के उपराष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल रह चुके थे? ठीक है, तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, उसके बाद 111 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? वो याद रखिएगा, बीवी गिरी। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन, 112 नंबर क्वेश्चन। 112 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि राष्ट्रपति भवन का जो डिजाइन किया गया था, इनके द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, बार बार लोग कहते हैं लुटियंस जोन, लुटियंस जोन, तो वो थे एडविन लुटियंस। ठीक है, पूरा जो राष्ट्रपति भवन वाला जो एरिया है ना, उसको लुटियंस जोन बोलते हैं। भाई जो सांसद बन जाते हैं उनको तो चाहते हैं कि हम लुटियंस जोन में ही रहे, है ना, लुटियंस जोन। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये रहा आपके टोटल 112 क्वेश्चन। वीडियो तो लंबी हो गई होगी, लेकिन हमने कोशिश किया कि एक ही वीडियो में सारे कंप्लीट करें। रात के 1:30 बज रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।